ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और सबसे बड़े एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और यह जानने की कोशिश जारी है कि आखिरकार एग्जिट पोल के ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, हम ऊपर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के नतीजे, और इधर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के नतीजे। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे। यूपी में जो इंडिया न्यूज और एमआरसी का जो एग्जिट पोल है वो यूपी की तस्वीर साफ नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो आइए जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर है, किस पार्टी को कितना फीसद वोट मिल रहा है, एग्जिट पोल क्या कहता है। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, बताइए उत्तर प्रदेश का वोट शेयर का हाल। जी हाँ, बिल्कुल रोहित, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर है वो आप देखिए बीजेपी ने बढ़त ली है। 33% यहां पर वोट शेयर है बीजेपी का। सपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर मिलकर 28% वोट शेयरिंग उन्होंने की है। बसपा की बात करें तो बहन जी की पार्टी ने अकेले 25% वोट शेयरिंग की, और अगर अन्य की बात करें तो इनकी भूमिका 14 तक सीमित है। यानी अगर इस सीन को हम देखें, इस वोट शेयरिंग को देखें उत्तर प्रदेश की, तो मिला जुला है, लेकिन बीजेपी ने 30 के ऊपर का आंकड़ा छू लिया है। 33% वोट शेयरिंग उसकी है। और अगर बात करें बाकी अन्य की, तो वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से मिलने के बाद भी वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है। रोहित, बिल्कुल अतुल, अगर सीट की बात करें, एक बार सीट भी दिखाइए किस तरह से वॉल के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें यहां पर सीटों के उत्तर प्रदेश में, तो देखिए हमने जो सर्वे किया, हमने जो सैंपल साइज रखा, उसमें देखिए यहां पर बीजेपी की बात करें तो बढ़त ली है। यहां पर 185 सीट दी जा रही है यहां पर हमारे सर्वे के मुताबिक। हो सकता है कम ज्यादा इसमें, लेकिन अगर बात करें दो गठबंधन है, गठबंधन यहां पर 120 सीटें लेता दिख रहा है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा यहां पर 90 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य की अगर बात करें तो अन्य यहां पर 8 सीटों पर दिख रहा है। यानी बहुमत के आंकड़े से सभी बहुत दूर है। अब दावा बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के बताएं वोट शेयर की स्थिति क्या है। जी हाँ, देवभूमि की बात कर लें, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प था। लेकिन अगर बात करें बीजेपी के वोट परसेंटेज की यहां पर, तो 40.2 ये अपने आप में एक बढ़ा हुआ आंकड़ा है, जो कि उनके लिए एक खुशखबरी है और एक सीधे तौर पर सरकार बनती दिख रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस यहां पर इस वक्त 33.4 वोट शेयरिंग इनकी दिखाई दे रही है। और अगर अन्य की बात करें तो अन्य यहां पर 26.4 पर सीमित हो रहा है। ये आंकड़ा देवभूमि का। बिल्कुल। और अतुल, अगर सीटों की बात की जाए, एग्जिट पोल उत्तराखंड का वॉल के जरिए दिखाए। जहां अगर सीटों की बात करें तो सीधे तौर पर कम से कम हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक बीजेपी के लिए दिलचस्प है, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी सरकार बनती दिख रही है। 38 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 30 का आंकड़ा छू रही है। और अन्य जो कि हमेशा निर्णायक भूमिका में और खासतौर से पिछली बार बेहद निर्णायक भूमिका में थे, वो 2 सीटों पर, जैसा आपने चर्चा की वहां के वरिष्ठ पत्रकार से भी, कि इसमें कम ज्यादा हो सकता है। ये एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल हमारा सर्वे ये दृश्य इस वक्त दिखा रहा। पर रोहित, बिल्कुल बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं दिल्ली और लखनऊ से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रुचि वीरा जुड़ी हुई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक है और इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। एक बार आपका स्वागत है रुचि वीरा जी। इसके अलावा हमारे साथ अजय राणा साहब भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। शहजाद, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ प्रियंका रावत हमारे साथ जुड़ी हैं, बाराबंकी से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका जी, आपका स्वागत। और जय सिंह रावत साहब उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। जय सिंह जी, आपका स्वागत। और साथ ही साथ जयकांत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जयकांत जी, आपका भी स्वागत। और अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ रहेंगे लखनऊ से। बहरहाल इस पूरे एग्जिट पोल पर एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं। तो शहजाद पूनावाला और रुचि वीरा जी से पहले इनकी तरफ से रिएक्शन लिया जाए। शहजाद, क्या कहना आपका? 120 सीटें आपके गठबंधन को, और सपा के रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ इस गठबंधन से। क्या कहना आपका? मुझे लगता है कि इस गठबंधन का मकसद था कि देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाया जाए, और उसका एक जो नज़ारा है वो रुचि जी की कंस्टिट्यूंसी में भी दिखा कि किस तरीके से फिरका परस्ती फैलाने के लिए भाजपा ने वहाँ पे कई कांड करवाए और ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन लोगों के हाथ उन चीज़ों में शामिल थे। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत फायदे नुकसान की बात नहीं थी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस पर ज़्यादा स्पष्ट कर पाएगी कि उनके बोलने का क्या तात्पर्य था। मैं आपके आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। 2 चैनल ऐसे हैं जो आपके आंकड़ों से विपरीत कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। और आप एक आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आपके आंकड़ों का सम्मान करता हूं, पर मुझे लगता है कि बिहार वाली स्थिति, दिल्ली वाली स्थिति यहां पे होगी, जिसमें कि कोई भी रीड नहीं कर पाएगा कि एक युवा व्यक्ति फिर से मुख्यमंत्री बनेगा।
बिल्कुल। रुचिवीरा जी, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग के लिए इतने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो गरीबों को घर देने की बात हो, रिक्शाएं देने की बात हो, जो बिल्कुल गरीब लोग कोई एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं था, उनको रिक्शा देने की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, पुल बनाने की बात हो, एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, मेट्रो बनाने की बात हो, गरीब औरतों को समाजवादी पेंशन देने का मामला हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो एग्जिट पोल हमें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं ये कहीं भी ये सच होंगे। अभी टाइम है, 2 दिन का टाइम है, रिजल्ट आने दीजिए। हम पूरी तरह उम्मीद कर रहे हैं और जहां तक कि 11 तारीख की शाम को हम लोगों को सच्चाई पता लगेगी, हम पूरी उम्मीद हमें ये है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। प्रियंका रावत हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं बाराबंकी से। प्रियंका, क्या कहना आपका? ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं? अभी आपने शहजाद पूनावाला और रुचिवीरा जी को सुना, इनका कहना है कि सरकार तो इनके गठबंधन की बनेगी, एग्जिट पोल गलत है। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने रोहित जी आंकड़े अपने हिसाब से सर्वे करवाए जाते हैं। मैं उन सर्वे का सबका सम्मान करती हूं। आज एग्जिट पोल आया है, 2-3 चैनलों पे ये बात सही है कि 2-3 चैनलों पे आंकड़े थोड़े आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की ही बढ़ोतरी ही आप देखेंगे। किसी में 210 दिखाई दे रहे हैं, किसी में 185 दिखाई दे रहे हैं। हर उस पे पहलू पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये आप इस बात से सहमत होंगे। आपने अपने चैनल के आंकड़े रखे, आपने अपने सर्वे रखे, दूसरे चैनल्स ने भी अपने आंकड़े रखे हैं। ये एक साइंटिफिकली हर तरफ से हर चीज को लेते हुए सामने आंकड़े आए हैं। पब्लिक के अपीयरेंस से लेकर पार्टी के हर तरफ से ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब मैं दूसरे जो बोल रही हैं, रुचि जी और भाई भी एक बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों पे वो नहीं जाती। क्या नहीं हुआ, 11 तारीख को आंकड़े सामने निकल कर आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन होली के बाद दुखी, होली के समय पे दुखी होने जा रहा है। ठीक है, शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रियंका जी, सुन लेते हैं। सब्र रखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। होली के दिन लाल रंग ही लगेगा और उसमें हरा भी होगा, शायद केसरिया रंग ना लग पाए, पर वो एक अलग बात है। आप कह रही है कि साइंटिफिकली हो रहा है, तो एक 210 दे रहा है, एक 160 दे रहा है, ये कैसा साइंटिफिक है? अगर मान लो कि हम लोग इस चैनल पे बैठे, इसके आंकड़े सही है, 185 है, सरकार 185 में नहीं बनेगी, आप बड़े कॉन्फिडेंट है। आप 2 चीज बता दो, मुख्यमंत्री कौन होगा आपका, और क्या आप जो है राखी बंधवाएंगे मोदी जी बहन जी के साथ, या आप अभी कह रहे हैं कि हमें 185 मिला तब भी हम नहीं बनाएंगे? पहली बात तो मैं भाई, आपने जो ये सवाल किया है, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी आपकी इस बात पर हो रही है। खैर, मुझे ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे, क्योंकि आप काफी समझदार हैं, मुझे इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं है कि राखी बनवाई जाती है नहीं बनवाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की क्या 125 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ देशवासियों के लिए बात करते हैं, यहाँ पर राखी किसको बांधी जाती है, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में ना यहाँ पर इतने वरिष्ठ नेता हैं जिसकी आवाज निकलकर आएगी, ऊपर के वरिष्ठ लोग जो तय करेंगे वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। और हमारे लिए गौरव की बात है, और क्योंकि हमारा 185 का ये पूरा ये निकल कर आ रहा है। 185 ही नहीं रोहित जी, मैं कहना चाहती हूँ 185 ही नहीं, ये 200 से ऊपर का आंकड़ा निकल कर जाएगा। मैं बात बात पे इसी बात को कहती हूँ, थोड़ा सा रखिए, केसरिया रंग होगा या हरा रंग होगा या पीला रंग होगा, नीला रंग होगा होली का ही रंग, खुशी का रंग होगा, किसी के लिए गम का रंग होगा, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। तो चलिए, प्रियंका रावत का कहना है कि रंगों की होली होगी, जबरदस्त होली होगी, पर अभी भांग के नशे में अभी ना रहे, भांग के नशे में अभी ना रहे। चलिए, सबके लिए होगी, लेकिन कोई खुशी में होगा, कोई गम में होगा, कोई गम में होगा। तो जयकांत मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। जयकांत जी, क्या कहना आपका? एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं?
एक सवाल है सांसद महोदया से कि जो 73 आपके एमपी लोग हैं, क्या ये आप मानती हैं कि इन लोगों ने कोई जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं किया ताकि इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को पूरा डेरा डालना पड़ा बनारस में? जी प्रियंका जी, बनारस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन देहरादून से भी एक प्रतिक्रिया छोटी सी ले लेते हैं कि देहरादून उत्तराखंड के एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहना है। जय सिंह जी हमारे साथ है। जय सिंह जी, क्या कहना है उत्तराखंड का एग्जिट पोल? भारतीय जनता पार्टी को एज दिखा रहा है, एज ही नहीं बल्कि सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। देखिए 2012 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल आए थे, लेकिन वो फिर घूम गए थे, उल्टे हो गए थे जी। क्योंकि इसके वजह ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिटीज बहुत विविधता है, भौगोलिक विविधता है जी। आप ये लगाइए, तराई में 100 मीटर समुद्र तल से 100 मीटर से लेके 3000 मीटर तक जो है ये प्रदेश के लोग बस्तियां बसी हुई हैं, पोलिंग बूथ्स थे, आप कई हिमाच्छादित थे। आप केवल भौगोलिक विविधताएं नहीं, या जनसांख्यिकी की दृष्टि से भी विविधताएं हैं, यहाँ सांस्कृतिक जो दृष्टि से भी विविधताएं हैं, इसलिए आप इसको बहुत एक्यूरेट कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है, फिर भी मैं इसमें सहमत हो सकता हूं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, लेकिन आप ये भी देखिए यहाँ अगर इसका मतलब आपका पिछले जो लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें बीजेपी की चली गई थी, वो इतने नीचे आ गए कि 38 मतलब यहाँ मेजोरिटी के लिए 36 सीट चाहिए होती है, और ये केवल 2 ज्यादा आप बता रहे हैं। ये 2 कम भी हो सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने इनमें निर्दलीय और बसपा बाकी अदर्स को आपने दिखाया नहीं, जबकि इसमें कम से कम 3-4 ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट हैं जिनके जो इनके बागी भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जिनके जीतने की संभावनाएं हैं। कम से कम 3 सीट पर बीएसपी की जीतने की संभावनाएं हैं। तो वो सीट बीजेपी की कम होती है या कांग्रेस की कम होती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खुश होने की अब बात अभी से इसलिए नहीं है कि इसका मतलब मोदी इफेक्ट यहाँ चला नहीं। मोदी जी ने इतना यहाँ किया, पूरे भारत की सरकार के सारे मंत्री यहाँ रहे, पूरी बीजेपी यहाँ रही, अकेले हरीश रावत के खिलाफ लड़ते रहे, अकेले हरीश रावत का सामना करते रहे, उसके बाद भी आप 38 तक संभावित जा रहे हैं, 40 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको उसका मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, यहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जो डायनेमिक्स आपके यूपी के हैं वो उत्तराखंड में नहीं चलती, इसीलिए तो उत्तराखंड अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ है। ठीक है, यहाँ की कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, ये आपका कहना है। बात होती है यमुना घाटी में जाओ, दूसरी बात होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास भी चलेंगे। इसके अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे साहब भी जुड़ गए हैं। दुबे साहब आपका भी स्वागत है, और उपाध्याय साहब आपका भी स्वागत है हमारे इस एग्जिट पोल की इस चर्चा में। बहरहाल इससे पहले एक एक प्रतिक्रिया आप दोनों की भी यहां पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रावत साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि इस एग्जिट पोल में बदलाव हो सकता है, जिसके हम भी कह रहे हैं कि साहब ये अनुमान है हमारा, हाँ इसमें कुछ इधर या उधर हो सकता है, लेकिन रावत साहब का कहना है कि उत्तराखंड में भी स्थितियां कुछ और हो सकती हैं। बहरहाल विजय उपाध्याय साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? बड़े करीब से आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं, क्या कहना है इस एग्जिट पोल के बारे में? देखिए, एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से ख्याली पुलाव है या बिना किसी आधार के तैयार किया गया है। एग्जिट पोल के लिए जो भी नॉर्म अपनाए जाते हैं जिस भी एजेंसी के द्वारा, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फिगर आए वो सही आए। उत्तर प्रदेश में जो चीजें लोगों को दिख रही हैं, जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं लगातार, या जो नेता लोग दौरा कर रहे हैं, उन लोगों का भी मानना है कि कुछ ऐसा ही रिजल्ट होगा। लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर बीजेपी 160 से ऊपर निकली तो शायद वो 202 के ऊपर निकल जाए। लेकिन कई चीजें हैं जो अभी हम लोगों को इंतजार करनी पड़ेंगी कि फाइनल फिगर ईवीएम से क्या निकलता है। लेकिन मोटा मोटा जो अनुमान है, जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति मोटे तौर पे दिख रही है। ये बात सही है कि 5000 से नीचे जो सीटें हार जीत जिन सीटों की होती है उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐसी 30-35 सीटें हर विधानसभा में होती है जहां 5000 से कम की हार जीत होती है, वो बहुत मायने रखती हैं। देखिए, जो पार्टी नंबर 1
की लड़ाई में सबसे ज्यादा सीटों पे होती है, बहुमत में आने या सबसे बड़ी पार्टी होने की उसकी संभावना होती है। लेकिन अगर आप नंबर 1 की लड़ाई में 150 सीटों पे 165 सीटों पे हैं, तो कैसे आपसे माना जाए कि आप 165 पूरी जीत लेंगे? उसमें से ज्यादातर सीटें आप हारेंगे या ज्यादातर जीतेंगे, लेकिन सीटें 165 पूरी नहीं होंगी। कुछ पार्टियों ने जो अपने एनालिसिस किए हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को बताते हैं, उन्होंने कोई 165 का आंकड़ा रख के चल रहा है, कोई 180 का आंकड़ा रख के चल रहा है, कोई उससे कम रखे हुए है, ठीक है कि जहां उनकी नंबर 1 के मुकाबले में है। नंबर 1 के मुकाबले में होने का मतलब नहीं कि वो सारी सीटें आप जीत जाएंगे। स्थितियां करीब करीब उसके आसपास हो सकती हैं। बिल्कुल इसके आसपास हो सकते हैं। अनिल दुबे साहब, क्या कहना है आपका? आरएलडी की संभावनाओं की बात करें तो एग्जिट पोल अन्य को सिर्फ 8 सीटें देता है, अन्य में आप भी आ रहे हैं, बताइए क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, मैं जो एग्जिट पोल अगर आप याद करें तो बिहार के चुनाव पर भी एग्जिट पोल आए थे जी। बिहार के चुनाव में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे वो सारे दावे उल्टे साबित हुए। इसके पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने बिल्कुल सीधे सीधे किसी एक पार्टी को बहुमत के करीब ला दिया या बड़े दल के रूप में ला दिया। 4 कोणों पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर 3 लोग रेगुलर फाइट है, कहीं पर 4 कोणों पर फाइट है और नेक टू नेक लड़ रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाना कि 2000 लोगों से एक विधानसभा क्षेत्र में बात करके और वोट पड़ा है 3.5 लाख के आसपास, तो कैसे उसका अनुमान, मैं बहुत इसको मैं बिल्कुल इसको एकदम तो नहीं नकारता, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे। अनिल दुबे जी, एक सवाल है कि अगर आपकी बात को मान भी लें कि आपकी सीटें 10 बढ़ सकती हैं या कांग्रेस की 20 बढ़ सकती हैं या सपा की बढ़ सकती हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लागू हो सकता है। जी दुबे साहब, लगता है आपकी आवाज की सवाल जी क्या हम जी बिल्कुल आते हैं आपके पास, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां यही उठ रहा है कि आखिरकार एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो किस तरह का इशारा है, और जो सियासी पार्टियों के दावे थे वो दावों से हकीकत कितने दूर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, जी बोलिए दुबे साहब बोलिए। रोहित जी, ये जो मैं एक आपको कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है ये गलत साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा, किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल, तभी आरएलडी की याद आएगी सब पार्टियों में अगर ऐसी स्थिति होगी। कि कल जब 11 तारीख को परिणाम आएगा तो राष्ट्रीय लोकदल के बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। ठीक है साहब, ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा और आगे बढ़ते हैं अब हम। लेकिन इतना जरूर बता दें कि जो सर्वे को लेकर जो तमाम साइंटिफिक टेक्निक्स रहती है उनका इस्तेमाल करके सर्वे किया गया है। कोशिश यह है कि हम जो हकीकत है उसके करीब पहुंचे। बहरहाल बाकी हकीकत क्या है वो 11 तारीख को पता चलेगी, लेकिन अभी हम एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाने बढ़ेंगे आगे। और अब रीजन वाइज बात करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। पहला चरण का चुनाव वहीं हुआ था, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं इस बार, ये जानने की कोशिश करेंगे। अतुल मेरे सहयोगी मेरे साथ। अतुल बताइए पश्चिम का हाल क्या है? जी हाँ बिल्कुल रोहित, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। शुरुआत पश्चिम से हुई थी, तो पश्चिम की अगर बात करें, यहां पर देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 40, ये आंकड़ा बीजेपी के लिए दिख रहा है। गठबंधन को अगर देखें तो 12 सीटें उनके पास जाती हुई, और बसपा भी बिल्कुल उन्हीं के पैरेलल चल रही है, 12 उसको भी। और बात करें यहां पर अगर अन्य की, तो अन्य को यहां पर 4 सीटें, यानी चार्टलैंड जो कि बताया जा रहा था उस वक्त जो तस्वीर थी, जैसे बार बार हम कह रहे थे कि यहां पर क्या होगा, क्योंकि एक मुद्दा चल रहा है और उस मुद्दे को लेकर नाराजगी चल रही थी, तो वहां उसका कितना प्रभाव होगा। लेकिन बीजेपी यहां पर एक बड़ा फिगर ले रही है, यह बहुत अहम है। बसपा और जो गठबंधन है वो पैरेलल चल रहे हैं, जो बाकी थे वो सीमित हो गए 10 के नीचे, लेकिन बीजेपी ने एज लिया है। ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अपने आप में बहुत अच्छा फिगर, कम से कम बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास 40 का फिगर, और ये अपने आप में उस इलाके से जहां पर बताया जा रहा था कि बीजेपी की हालत बेहद खराब होने वाली है, कई मुद्दे हैं जो कि प्रभावी रहेंगे, उस तरीके से अगर यहां पर यह आंकड़ा दिख रहा है हमारे सर्वे में, तो बहुत दिलचस्प है कम से कम बीजेपी के लिए। रोहित, बिल्कुल बड़ा हैरान करने वाली बात है कि 40 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें पहला चरण और दूसरे चरण का कुछ हिस्सा की अगर हम बात करें वो आता है 40 सीटें। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आया है। विजय उपाध्याय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। विजय जी क्या कहना है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल है वो 40 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है। सपा कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, बीएसपी को 12 सीटें, अन्य को 4 सीटें। और बल्कि यह कहा जा रहा था कि पश्चिम में बीजेपी शायद पहले फेज में उतना अच्छा नहीं लड़ पाई है, लेकिन एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि सबसे अच्छा बीजेपी लड़ी है। क्या कहना है आपका? रोहित जी, सिर्फ आपका एग्जिट पोल नहीं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल अभी दिखाए जा रहे हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज में जिन 73 सीटों के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है। और ये बढ़त जो है, चूंकि वहां का जो वोटों का समीकरण है कुछ इस तरीके से बिखरा और कुछ इस तरीके से इकट्ठा हुआ कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा चला गया। इस वजह से ऐसी स्थितियां हैं। और जो वहां से रिपोर्ट्स आई उसमें भी कुछ बातें ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार परस्पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालने की गुंजाइश बन गई। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात वहां यह भी हुई कि चूंकि वो राष्ट्रीय लोकदल के जाट वोटों का आधार इलाका है जहाँ पे और जाट वोटरों ने सुबह के समय और 2 दिन पहले चुनाव के बहुत ज्यादा नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से दिखाई। तो वहां के जो सामाजिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जाटों से नाराज रहने वाली जातियां एकजुट हो गई बीजेपी के पक्ष में। और दोपहर के बाद जब वहां ऐसा लगा कि ध्रुवीकरण की स्थिति है तो जाट समुदाय ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अगर ये सही है तो 11 तारीख को जो आपका एग्जिट पोल है करीब करीब खरा उतरेगा। रुचिविला जी, क्या कहना है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 40 सीट बीजेपी को दिख रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर पा रही हूँ। और आप अभी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ सांसद महोदया प्रियंका जी का। उन्होंने अभी खुद ही कहा उनके नेता तो 350 और 300 सीटों की बात कर रहे थे और अभी उन्होंने खुद ही 200 सीटों की बात करी है। तो इस हिसाब से 68 सीटों में आप पश्चिम में 40 सीटें बीजेपी की दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी मतलब 403 में 200 सीट मान रही है। और जहां तक एक बात अभी उन्होंने विकास की भी कही हमारे सामने, विकास की बात, एक हमारे यहाँ 8 महीने पहले एक प्रोजेक्ट हमने पढ़ा और सुना कि नमामि गंगे कोई प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी चला रही है, लेकिन उसमें एक भी ईंट किसी भी गंगा के घाट पे लगने का काम नहीं हुआ। कोई गांव जो उन्होंने सांसदों ने गोद लिए थे उसमें एक ईंट एक सड़क बनने का काम नहीं हुआ। तो जब उन्होंने कोई विकास की बात नहीं करी, स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था, वो कहीं कोई चयनित हुए लेकिन बना कोई नहीं, सड़क कोई नहीं बनी, लाइट कहीं नहीं लगी, कुछ काम इन प्रोजेक्ट में हुआ नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल रुचिविला जी का कहना है कि पहले आप 300 सीटों की बात कर रहे थे आपकी पार्टी, और अब 200 सीटों पर आगे कम से कम ये तो राहत की बात है। इनका ये कहना है कि 300 से अब आप 200 की बातें करने लगे आप लोग भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मैं तब भी थी और आज भी हूँ, मैंने ये बताया आपको कि कई चैनल ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में 185 आप बता रहे हैं, दूसरे चैनल 200 से ऊपर बता रहे हैं। मैंने ये बात मैंने बोली थी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अब तो बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रियंका, एक बहुत बड़ी खबर, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि जरूरत पड़ने पर मायावती से हाथ मिला सकते। अब सोचिए साहब, कहां जाएगी उत्तर प्रदेश की सियासत अगर ऐसा होता है, और अगर ये चुनाव से पहले कर दिया होता तो फिर सोचिए क्या हो जाता। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी नतीजे नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। और ये बड़ी खबर अखिलेश यादव ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बात कही है कि जरूरत पड़ी तो मायावती से भी बात की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, अपने आप में बहुत अहम है। देखिए, इसका पहले कभी जिक्र भी नहीं होता था, लेकिन अंदर खाने ऐसा होता था कि क्या बुआ और भतीजे साथ आ सकते हैं, क्योंकि 2 युवा तो आ गए थे लेकिन अब बुआ भी साथ में आ जाएंगे। और अपने आप में बड़ी खबर है, बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान कि किसी सूरत में सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हाथ मिलाएंगे और बुआ भतीजे एक साथ आएंगे, यानी जो हाथी खड़े थे और बैठे थे उनको अब मिलकर वहां से चलाने का या खड़ा करने का काम करेंगे। बहरहाल बड़ी खबर अपने आप में कि जरूरत पड़ी तो हम मुलाकात कर सकते हैं, हम अपने साथ ला सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अहम है, लेकिन देखना उसका दिलचस्प पहलू ये भी होगा
कि क्या वाकई बुआ भी इसके लिए तैयार होंगी, क्योंकि चुनावी दौर में उन्होंने ये तो जरूर कह दिया था कि किसी सूरत में हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि क्या वो भतीजे के साथ जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर अपने आप में जो अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया और इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि हम मायावती से यानी बुआ से हाथ मिला सकते हैं। तो बड़ी खबर आपके सामने, जरूरत पड़ी तो मायावती से गठबंधन करने में भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। रोहित, विजय जी क्या कहना है? आज की सबसे बड़ी खबर, एक नई तरह की सियासी बात, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसे? विजय बाधे साहब। रोहित जी, इसके 2-3 पहलू हैं। एक बात तो साफ हो गई कि अगर भारतीय जनता देखिए रोहित जी, एक बात तो साफ हो गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आता है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हंग असेंबली की स्थिति होती है तो हंग असेंबली नहीं आ रही है। पोस्ट पोल अलायंस के लिए भतीजे ने बुआ की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। वाह, रिश्तेदारियां बनने लगी। 2 युवा और एक बुआ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो रोहित जी सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आएगी, अगर ये ऐसी स्थिति बनती है, दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बुआ ही होंगी। और बुआ के मुख्यमंत्री रहने पे अखिलेश यादव को क्या लाभ होने वाला है, इनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि लोगों के सामने 1995 का जो मंजर है वो लोगों को पता है, खुद मायावती जी को पता है, और शायद इसी वजह से पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी से दूरी बना के रखा है मायावती जी ने। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि गेस्ट हाउस कांड में मुझे मारने की साजिश समाजवादी पार्टी ने रची थी। क्या उन सारे दर्द को वो भुला देगी मुख्यमंत्री पद के लिए? और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या वो कारण अब खत्म हो गए, जिनकी वजह से 93 में जो गठबंधन इन लोगों ने किया था और 95 में टूट गया था, जिन वजहों से टूटा था, क्या वे सारे जो कारण थे वो क्या खत्म हो गए हैं? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात एक डर है। एग्जिट पोल ने जो ये माहौल बनाया वो और दूसरी बात देखिए, अखिलेश के सामने सर्वाइवल का सवाल है। समाजवादी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी उनके हाथ में है, चुनाव आयोग ने उनको पार्टी सौंप दी थी। अगर पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता है तो शीर्ष जो पुराने नेता, बड़े सीनियर नेता हैं, वो सवाल उठाएंगे, इनको घेरेंगे। ये घेरेबंदी से बचने के लिए इन्होंने एक कुशल खिलाड़ी की तरीके से ये दांव फेंका है। लेकिन मायावती जी का इसमें रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, बहुत दिलचस्प स्थिति। अभी एग्जिट पोल देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, हमारे प्रदेश की सियासत। नतीजे आए नहीं और हाय तौबा मचना शुरू हो गई। शहजाद पूनावाला साहब, पहले 2 लड़के साथ आए यूपी के, अब पर बुआ और भतीजे भी साथ आ सकते हैं, यानी लड़के भी साथ, बुआ भतीजे भी साथ, और सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है प्रियंका रावत जी की पार्टी। आप प्रतिक्रिया दीजिए इस पर, क्या कहना है आपका? अब तो बुआ जी को भी साथ लेने की कोशिश आप कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी का बयान चलाया जा रहा है बीबीसी के हवाले से, उसमें अगर उसको मान लिया जाए, उन्होंने वही कहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक हंग असेंबली की सिचुएशन आती है तो हम लोग इस चीज के लिए खुले मन से सोचेंगे। ठीक है, एक मिनट जी। अगर हंग असेंबली आती है, पहली बात, हमें तो लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है। दूसरी बात, बहन जी ने खुद कहा है कि कोई भी चीज हो जाए मैं भाजपा को समर्थन नहीं दूंगी। अब भाजपा इनडायरेक्टली, बसपा सुनिए, बसपा इनडायरेक्टली राष्ट्रपति शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश पर मोदी की सरकार और हुकूमत लाने का काम करेगी। ये बसपा से आप पूछिए, हमें से मत पूछिए। हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और सांप्रदायिक ताकतों को राष्ट्रपति शासन द्वारा या किसी और तरीके से नहीं आने देंगे। बुआ भतीजे भी साथ आ सकते हैं, लड़के तो पहले ही साथ थे, क्या कहना है आपका? देखिए, अखिलेश यादव जी ने का ये जो बयान अभी चल रहा है, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये बयान दिया होगा। दूसरी बात ये है कि जो भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिकता को पूरे देश में बढ़ावा दे रही है, उसे रोकने के लिए कोई भी परिस्थितियां जब पैदा होंगी 11 तारीख को दोपहर के बाद में, तो हो सकता है ये भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि इस समय रिश्तों का सवाल नहीं है, बुआ भतीजे का सवाल नहीं है। इस समय देश को भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में ले जा रही है उसको रोकने का सवाल आप उसे मानती है। प्रियंका रावत, क्या कहना आपका? आपने सुना कांग्रेस को, सपा को और अखिलेश यादव जी का बयान भी। रोहित जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, क्योंकि आपने 2 रोका पर आ रही है। देखिए रुचि जी, देखिए मेरी
बड़ी बहन समान हैं और मैं जितने भी इस डिबेट में सभी लोग हैं मैं सभी का सम्मान करती हूँ। और अभी बात नमामि गंगे को आदर्श ग्राम पंचायतों को लेकर आई और अभी तीसरा पॉइंट निकल कर आ गया कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कि बुआ जी से बात हो सकती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये इशारा किस तरफ है? बीजेपी क्या सांप्रदायिक पार्टी है? तो आप क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई शक है? 2012 के बाद आपने विकास किया है? ये बता दीजिए जरा। मैं इनसे आपसे पूछना चाहती हूँ, सरकार आपकी थी, पूरा मैनिफेस्टो आपका था, आपने आदर्श ग्राम पंचायतों के लिए आपने आपके प्रशासन में आपने पूरे प्रशासन में पूरा एक अलर्ट जारी कर रखा था कि बीजेपी के सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों में एक भी अधिकारी ना जाए, एक भी काम ना हो। ये तो आपने रणनीति बना रखी थी क्योंकि सांसद से सीधा जुड़ा हुआ है ये आदर्श ग्राम पंचायत, बदनाम करने का तो आपने मौका नहीं छोड़ा। फिर भी हम लोग अपने तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं उस पंचायत के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैंने अपनी आदर्श ग्राम पंचायतों में शौचालय बनवाए हैं, सड़क पड़वाई, सोलर लाइट, हैंड पंप, नशा मुक्ति के लिए न जाने कितने मैंने कार्यक्रम लगवाए और मैंने लगातार मैं कर भी रही हूं। लेकिन आपकी सरकार ने तो कुछ भी नहीं करा, बल्कि और पीछे से अलर्ट जारी कर रखा था कि एक भी अधिकारी वहां पर जाए नहीं, कोई भी काम ना करे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के सांसदों का बता दीजिए कौन सा गांव उद्धार हो गया उनका? गंगे की आपको मध्य प्रदेश के गांव का बता दो। होने लगी। ये तो श्रद्धा का विषय है, इसको आप राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। गंगा में सभी लोग डुबकी लगाते हैं, आप लोगों ने भी लगाई होगी, या सपा बसपा ठीक है बात ही नहीं आती है रोहित जी। अब मैं आपको रोकूंगा, प्रियंका आपको रोकूंगा। इसमें तो सबको मिलकर योगदान देना चाहिए। रोहित जी एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। रोहित जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तीसरी बात इन्होंने बोली कि सांप्रदायिक है। अब ये बताइए, अभी तक तो ये लोग कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे, बुआ जी को दिन रात कोस रहे थे, बुआ जी को जेल में डालने की बात को कर रहे थे। उसके बाद ये लोग ये कहते हैं कि हम बुआ जी से भी हाथ मिला सकते हैं। अरे भाई, इतना राजनीति का इतना दायरा नीचे ना गिराइए कि खुद की नजर से भी नीचे गिर जाए और जब आईने के सामने खड़े हो तो शीशा भी चटक जाए। मैं इतना कहती हूँ, इतना ज्यादा दायरा मत गिराइए नीचे। और मैं कहती हूँ, एग्जिट पोल में चाहे भले ही चाहे 185 दिखा रहे हो, 200 दिखा रहे, मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, वोटर होने के नाते मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर का आंकड़ा। जबरदस्त उत्साह, 300 अभी भी टिके हुए अनिल दुबे साहब, इनसे पूछे कि पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई बाप बेटी के साथ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तड़प रही थी कि बुरहान वानी के अनिल दुबे साहब, आपका अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो तो बुआ से भी बात कर लेंगे, यानी आपसे तो बात ही नहीं करेंगे। बताइए किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? सवाल यह है कि देखिए, अब एग्जिट पोल के आधार पर अखिलेश जी ने कोई राय बना ली हो, वो ये उनका विषय है, लेकिन हम एग्जिट पोल के आधार पर हम कोई राय नहीं बनाते हैं। 11 तारीख को परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम अपनी राय तय करेंगे। हम अपना निर्णय तब तय करेंगे, पहले जनता का मैंडेट तो हम देख लें, क्योंकि हम एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं करते। जी जयगन मिश्रा साहब, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने जो बीबीसी को बयान दिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बड़े संक्षेप में। नहीं, देखिए, बयान दिया है और मुझे लगता है कि एक गठबंधन भी बन सकता है उत्तर प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी को सामने रख करके चलेंगे तो। लेकिन एक सवाल हमेशा अखिलेश यादव का पीछा करेगा, वो है अपराधीकरण, कि बार बार जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग अभी जुड़ करके गए हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, कि जिन लोगों ने आपको शिफ्ट करके आप उधर जा गए हैं और चुनाव लड़े हैं, अगर वो जीतते हैं और जीत करके फिर आप उनके साथ सरकार बनाते हैं, तो ये सवाल बार बार आएगा जिससे आप बचते आए हैं। ठीक है, कई सवाल खड़े होंगे। जय सिंह रावत साहब, अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? आपका कमेंट संक्षेप में। हाँ, मुझे लगता है इनके पास और ऑप्शन, अगर इनको बीजेपी को रोकना है तो सबको कम से कम मायावती के पास जाना ही होगा। और मुझे लगता है कि अखिलेश फ्लेक्सिबल है, मतलब रिजिड नहीं है और प्रोग्रेसिव भी है। मुझे वैसे भी वो मायावती के बारे में कोई बहुत ज्यादा वैसे कटु बातें कहते भी नहीं है, और ये बहुत संभव है कि उनको मना ले। यार
उन्होंने आपके पैनलिस्ट ने सही कहा है कि अगर मायावती से समझौता करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंपना, लेकिन क्या 5 साल के लिए सौंपेंगे या पहले की तरह जैसे पहले होता रहा है 2.5 साल के लिए सौंपेंगे? फिर तो कुर्सी गई, फिर 2.5 साल बाद यूपी में कुछ नहीं मिलता है, इतिहास है जी। विजय उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये खास बात ये इन चुनावों में आप देखिए जी। विजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। रोहित जी, इसमें बहुत ही अभी दिक्कतें हैं। अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाती है तो देखिए दोनों पार्टियों के डीएनए में अंतर है, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। ये बात सही है जो अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका अखिलेश ने विरोध किया, वो इशू खड़ा होगा। इससे बड़ा एक इशू ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी पहले कौन बनेगा। राज्यपाल उसे बुलाएंगे जो लार्जेस्ट पार्टी होगी। अगर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो पहले उसे मौका मिलेगा सरकार बनाने का, भाजपा होगी तो पहले उसे सरकार बनाने का मौका देना होगा राज्यपाल को। तो संविधान इसमें यह कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्यपाल सबसे पहले उसको बुला के उसे मौका देंगे। और जब ऐसी स्थिति होगी तब फिर सवाल यह भी खड़ा होगा कि क्या किसी पार्टी में टूट भी हो सकती है जी, क्योंकि अगर ये मैसेज अभी से गया है कि मैं बसपा के साथ जा सकता हूं, तो क्या बसपा के साथ इनके विधायक कंफर्टेबल फील करेंगे या बसपा के विधायक इनके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे? अखिलेश जी सरकार में कौन सा ओहदा लेंगे? क्या मायावती इनको मुख्यमंत्री मानेंगी या ये बुआ को मुख्यमंत्री मानेंगे? बिल्कुल। तो इतने ढेर सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनका उत्तर बिल्कुल आसान नहीं है। और विजय जी, है दोनों पार्टी के डीएनए में अंतर है, काम करने के तरीके में अंतर है। बिल्कुल। और विजय जी बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव कहते हैं कि साइकिल पर जब हाथ आ जाए तो उसकी गति और बढ़ जाती है, संतुलन बढ़ जाता है। लेकिन हाथी पर तो हो सकता है महावत का हाथ चलता हो, लेकिन हाथी पर साइकिल चलना बड़ा मुश्किल है। और यही पेच इस पूरे मामले में फंसा हुआ है। बड़ा आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नजर डालते हैं क्षेत्रवार, फिर से शुरुआत करते हैं। नहीं रोहित जी, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इंपॉर्टेंट है रोहित जी। जी विजय जी अपनी बात पूरी कीजिए जी। रोहित, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि गठबंधन जब हुआ दो युवा नेताओं में, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने मायावती और बसपा के संस्थापक काशी राम जी की तारीफ की थी। उसी समय ये संकेत मिले थे कि अगर सपा या कांग्रेस में से किसी की सरकार बनने की स्थिति बनेगी, सपा या बसपा में से, तो कांग्रेस अपना साथी बदल भी सकती है। तो आज कांग्रेस बदले इसके पहले समाजवादी पार्टी ने एक दांव चल दिया है। ठीक है, बड़ा आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बार बात करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। पहले और दूसरे चरण का चुनाव खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। जल्दी से अतुल के पास चलेंगे। अतुल बताएं। जी हाँ बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की थी, क्या वहां का सिनेरियो था, किस तरीके से बीजेपी वहां पर एज ले रही थी। लेकिन अगर हम बात करें अब यहां पर रुहेलखंड की, तो रुहेलखंड को भी हम देखें। रुहेलखंड का जो हिस्सा है यहां पर क्या इस वक्त हालात है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए, जो अभी यहां पर देखेंगे दर्शक, ये जो आंकड़ा है इस वक्त 19 यहां पर बीजेपी, यानी बहुत अहम है ये भी अपने आप में। और ये 19 सीटें क्या बीजेपी के लिए और ज्यादा मुख्य होंगी? सपा की बात करें तो सपा यहां पर बीजेपी से थोड़ा एज लेती दिख रही है। 22 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल रही। मायावती की बात करें तो आंकड़ा यहां पर कम हो रहा है, 10 से नीचे यानी 8 पर सिमट रही है मायावती यानी बसपा। और अदर की बात करें तो अदर यहां पर 3 है, यानी बीजेपी यहां पर भी कड़ी टक्कर दे रही है। रोहित, ये बहुत अहम है अपने आप में। वो अलग बात है कि 22 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन की, लेकिन 19 भी कम नहीं है, कम से कम बीजेपी के लिहाज से इस बेल्ट में। रोहित बिल्कुल, रुहेलखंड की बात आपने कही अतुल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, कट गया। रुहेलखंड में कांग्रेस और सपा को बढ़त, 22 सीटें यहां पर इन दोनों को मिली हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। इसके अलावा आगे जो दोआब का इलाका आता है, जिसे हम ऊपरी दोआब और निचले दोआब में भी विभाजित कर सकते हैं, वहां पर अतुल क्या स्थिति है, ये भी एक बार दिखाएं दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल, दिखाते हैं अपने दर्शकों को क्या स्थिति वहां पर है। और जैसा हमने दिखाया रुहेलखंड, उसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है यहां पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को देखें आप, यहां पर जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये भी अपने आप में दिलचस्प है। 16 बीजेपी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखिए गठबंधन की, यानी कांग्रेस और उसके अलावा सपा, तो उनके लिए 15 सीटें। 2 की बात करें तो बीएसपी यहां पर 2 पर, और अन्य की बात करें तो यहां पर 0। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। रोहित बिल्कुल, आगे की तस्वीर दिखाएं। लोअर दोआब की अगर हम बात करें
जी हां, लोअर दोआब की अगर बात करें तो लोअर दोआब को भी आप देखिए, यहां पर जो है आंकड़ा ये भी अपने आप में बहुत अहम है। बीजेपी हर एक सीट पर फाइट कर रही है और 24 सीटें यहां पर बीजेपी के लिए बहुत दिलचस्प है। रोहित, आप भी समझ सकते हैं किस तरीके की तस्वीर है, और यही वजह है कि शायद बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता नेता लगातार कह रहा है कि बहुमत की सरकार। तो ये आंकड़ा अगर बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन को देखिए यहां पर कितनी सीटें मिल रही हैं, 5 सीटें। ये अपने आप में उनके लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। हालांकि हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा सर्वे है, इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है। बसपा की बात करें तो बसपा यहां पर 9 सीटें, और अदर्स की अगर बात करें तो यहां पर 0। रोहित, बिल्कुल, तो बड़े दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद बाकी के बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल की खासतौर पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा अतुल, बुंदेलखंड का भी आप तस्वीर दिखा दें दर्शकों को, उसके बाद हम बिल्कुल बिल्कुल। और बुंदेलखंड बहुत दिलचस्प, देखिए चाहे वो राहुल की बात करें, चाहे वो मोदी की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, सबने बुंदेलखंड की बहुत बात की। लेकिन क्या बुंदेलखंड कर रहा है, ये आंकड़े अगर हम दिखाएं यहां पर, बुंदेलखंड का मिजाज क्या है। बुंदेलखंड में देखिए अगर बीजेपी से शुरुआत करें तो 12 यहां पर सीटें बीजेपी के। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गठबंधन की, तो यहां पर देखिए 4 सीटें यहां पर दिख रही हैं, और बीएसपी की बात करें तो यहां पर 3 सीटें। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहां पर बीएसपी की बात कही जाती है कि बहुत मजबूत, लेकिन अगर अन्य की बात करें तो यहां पर देखिए 0 पर है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस जगह, इस बुंदेलखंड का एरिया यहां पर भी आगे। बिल्कुल, बड़ा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नरेश अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनकी बात। राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जो हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन में बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है, ना हमने इस पर विचार किया है और ना अभी इस पर कुछ हम कहेंगे। अखिलेश जी के भाव से ये लगाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल ना लगे, आप बीजेपी ना आए, उसको रोकने के लिए आप जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं, बीएसपी से मिल सकते हैं। नहीं, ये अखिलेश जी कहीं नहीं कहा, ये तो आप लोगों ने उसका अर्थ लगाया है। अब आप लोग क्या अर्थ किसका लगा ले, किस बात को कहाँ कह दें। लेकिन मेरा आज भी मानना है, मैं बहुत दौड़ा उत्तर प्रदेश में हूँ, हम बहुमत में आ रहे हैं, हमारा गठबंधन बहुमत में आ रहा, और फिर से हमारी सरकार बनेगी। बहुत राज्यों में नीतीश जी दोबारा बन सकते हैं, ममता जी बन सकती हैं, जयललिता जी बन सकती, तो उत्तर प्रदेश। तो नरेश अग्रवाल साहब का कहना है कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने वगैरह वगैरह तमाम बातें कही, हमारी सरकार आ रही है, हम पूरे प्रदेश में घूमे, लेकिन एक बात सबसे पहले कही कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, और ऐसा ही लग भी रहा है। बहरहाल बुंदेलखंड की हम बात कर रहे थे। विजय जी, आपके पास आऊंगा। बड़े छोटी छोटी प्रतिक्रिया तमाम मेहमानों के पास आ रहा है। बुंदेलखंड में बीजेपी 12 सीटें विजय उपाध्याय साहब जीत रही है, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसे? विजय जी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है बुंदेलखंड रीजन की बात करें। देखिए, बुंदेलखंड में इस बार बुंदेलखंड लंबे समय से परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। इस बार वहां पे थोड़ी सी बदलाव की आहट नजर आई, चूंकि वहां दबदबा बहुजन समाज पार्टी का रहा है कई चुनावों में। इस बार वहां का जो सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण है थोड़ा बदला है। वहां पे जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के वोटर हैं, जो अति दलित वोटर हैं, उन्होंने नए तरीके से वोट करने का मन बनाया। तो शायद यही वजह है कि उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं? शहजाद, आपका क्या कहना है? बुंदेलखंड में जो कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन और सपा का प्रदर्शन महज 4 सीटें। देखिए, मैं इस आंकड़े को पूरे तरीके से ही नहीं जब मानता हूं, तो इस छोटे आंकड़े को भी नहीं मान रहा हूं। और जहां तक सवाल है बुंदेलखंड का, तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें, मोदी जी ने बातें बड़ी बड़ी की, पर उन्होंने क्या डिलीवर किया है? उनके 73 सांसदों ने डिलीवर क्या किया है? वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। हमारी जब सरकार थी, हमने बुंदेलखंड के लिए पैकेज दिया था, वो पैकेज जमीन तक पहुंचाया अखिलेश यादव जी ने। पर मोदी जी की जब से सरकार आई, उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार किया। गोद लिया हुआ था बेटा, फिर भी माँ के साथ सौतेला व्यवहार किया। ये एक बात है। और दूसरी बात, मैं आप पे प्रतिक्रिया देना चाहता पहले भी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में सारी सीटें बीजेपी ले गई, पीडीपी सारी कश्मीर में ले गई। बाप बेटे के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा। वहां पे वो लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तड़पती हुई आत्मा के ऊपर, उनकी कब्र पे ऊपर पैर रख के सरकार बना ली। तब आप लोगों को आपत्ति नहीं हुई। और जो हम लोग की समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल के जरिए मोदी जी उत्तर प्रदेश को तहस नहस ना करे, तो इसमें सभी लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है। मायावती जी से पूछे ना, अगर वो कहती है कि नहीं, वो भी कहेंगी कि अगर रिमोट कंट्रोल से मोदी जी चलाएंगे तो हरगिज मान्य नहीं है। मैं आपको कहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अतुल का रुख करेंगे और अवध की बात जान लेते हैं कि अवध में किस पार्टी की क्या स्थिति है। 101 सीटें इस पूरे इलाके में पड़ती हैं। अतुल बताइए, अवध क्षेत्र का क्या हाल है?
जी हाँ, बुंदेलखंड के बाद अगर हम बात करें यहां पर रोहित अवध की, तो अवध का भी हाल हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि यहां पर भी बड़ी टक्कर की लड़ाई और किस तरीके से सबने अपना अपना दावा किया था। तो अवध को भी हम एक नजर जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर लगभग 38 सीटें बीजेपी के लिए है। ये तस्वीर बीजेपी के लिए बहुत अहम है। उसके साथ साथ अगर बात करें यहां पर गठबंधन की, तो गठबंधन 40 सीटें, ये अपने आप में दिलचस्प है और ये इनके लिए एक अपना महत्वपूर्ण इलाका भी था। अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी यहां पर 23 सीटों पर काबिजती दिख रही है, अन्य यहां से गायब। लेकिन फिर से हम बार बार यही कहेंगे कि कुछ बदलाव हो सकते हैं इधर या उधर। रोहित, रुचि वीरा जी, क्या कहना है आपका? अवध में आपका गठबंधन लीड करता हुआ दिख रहा है, 40 सीटें। ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, या क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा ये आंकड़ा भी। और देखिए, मेरी सरकार ने जो कुंभ के मेले का आयोजन किया गया, ऐतिहासिक कुंभ का मेला, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आजम खान साहब ने उसे ऑर्गेनाइज किया, जो कि पूरे विश्व में रिसर्च हुई इस बात पर कि इतना बड़ा, इतना लाखों की तादाद में जहां लोग आते हैं, उस मेले को इतना व्यवस्थित, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। बिजली देने का काम काशी में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। अभी बात हो रही थी, मेरी बहन जो सांसद प्रियंका जी को शायद कुछ मेरी बात अनुचित लगी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्यों एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया? क्यों मुसलमानों के कातिलों को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। उनको बहुत नागवार लगा मेरा ये कहना कि सेक्युलर, मैं उनको सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को संबोधित कर रही थी। हाँ, मैं बिल्कुल ये सवाल उनसे भी पूछना चाहती हूँ। और हम अवध में ही केवल आगे नहीं रहेंगे, हम अन्य रीजन्स में भी आगे रहेंगे। बिल्कुल, ये आपका कहना है। पर हम आगे बढ़ेंगे और पूर्वांचल की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूर्वांचल में ही बनारस आता है और बनारस में प्रधानमंत्री ने अच्छा खासा वक्त दिया, जो खासी चर्चा में भी रहा। अतुल का रुख करेंगे। अतुल, बताएं पूर्वांचल की स्थिति। जी हाँ, बेहद दिलचस्प पूर्वांचल। जैसा आपने पहले ही बता दिया कि पूर्वांचल अपने आप में अहम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की बात यहां से जुड़ जाती है। बीजेपी से शुरुआत करें। पूर्वांचल में देखिए 36 यहां पर सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं, अपने आप में बहुत अहम है। और गठबंधन की बात करें तो यहां पर इनका भी महत्व है, खासतौर से एमवाई समीकरण यहां पर काम करता है। लेकिन 22 सीटें यहां पर मिलती दिख रही हैं, यानी बीजेपी यहां पर बहुत एज है। और अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी यहां पर 33 सीटें, यह भी अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो बीएसपी शायद अव्वल हो जाए, कम से कम पूर्वांचल में। और अगर अन्य की बात करें तो 1 सीट, तो यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। यहां गठबंधन पीछे है, बीजेपी और बसपा आसपास में। रोहित, तो सब लोगों से एक प्रतिक्रिया। विजय उपाध्याय साहब, क्या कहना है? पूर्वांचल में बीएसपी 33, बीजेपी 36 और 22 सीटें गठबंधन की, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बीएसपी अप्रत्याशित तौर पर सबसे ज्यादा यहां पर दिख रही है बीजेपी के बाद। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है, रोहित जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, जो अपना दल और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। यानी कि भाजपा का 2 पार्टियों के साथ गठबंधन वहां काम कर रहा है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है ही है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है। एक तो कौमी एकता दल का भी लेकर आया, दूसरा आजमगढ़ की जो उलमा काउंसिल है उसका उन्होंने पार्टी में भी लेकर आया। तो ये गठबंधन का खेल तो सब तीनों पार्टियों ने यहां किया है। लेकिन इस इलाके में जो गरीबी, गुर्बत और बदहाली है, वो बहुत बड़ा मुद्दा रही है। और जिस पार्टी ने ज्यादा उम्मीदें जगाई हैं लोगों में कि हम काम करके देंगे, रिजल्ट देंगे, उस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि ये चूंकि प्रधानमंत्री का भी इलाका वहीं पे है और प्रधानमंत्री ने लगातार वहां कैंपेन किया, सब मीटिंगें की, लोगों से रोड शो करके संपर्क किया, तो उसका इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। लेकिन वहां चूंकि गठबंधन की पूरी सियासत लेकिन बीएसपी 33 ये यहाँ की जो तस्वीर है थोड़ा भिन्न है जी। लेकिन बीएसपी भी 33 सीटों पर दिख रहे हैं। शहजाद पूनावाला साहब, क्या कहेंगे? गठबंधन 22 सीटों पर दिख रहा है, पूर्वांचल में कमजोर होती दिख रही है रफ्तार आपकी। कल मोदी जी सोमनाथ मंदिर गए थे, बाबा भोलेनाथ ने उनकी बात को सुनी नहीं है, तो इसलिए उनको सोमनाथ भागना पड़ा। वहां पे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनको 22 घंटे 3 रैली, रोड शो, इधर से उधर, लाल बहादुर शास्त्री के यहाँ पे भी चले गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के यहाँ नहीं गए, सेक्युलर पार्टी इसलिए नहीं गए, तो वो अलग बात है। पर इनको बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। चलिए, अब एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अतुल के पास चलेंगे, लेकिन अनिल दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलडी के नेता।
आरएलडी के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी उम्मीदें आरएलडी की वहीं पर टिकी हैं। पश्चिम में क्या दिखाता एग्जिट पोल, तो एक बार फिर से दिखाएं दर्शकों को। जी हां, बिल्कुल रोहित, अगर हमने बात शुरुआत की थी, चुनाव जहां से शुरू हुआ था, वोटिंग जहां से शुरू हुई थी, फिर से हम वहीं पर लौट कर आते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश चार्टलेट ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। यहां पर देखिए बीजेपी, जो कि पहले कहा जा रहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं और जो वर्ग वहां पर रहता है उसी वर्ग से एक व्यक्ति कम से कम हरियाणा में आकर जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं या फिर जैसा आंदोलन छेड़ रखा है उसका असर होगा। हालांकि पहले वहां पर एक मीटिंग होती है, डिनर होता है, उसका असर कितना पड़ता है नहीं पड़ता है। 40 सीटें यहां पर बीजेपी के लिए दिख रही हैं, ये बहुत अहम होता है और ये आरएलडी के लिए भी सोचने वाली बात है। दूसरा, अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन यहां पर 12, बसपा भी 12 और आरएलडी की अगर बात करें तो 4 सीटें। तो दिलचस्प था ये कि पहले जहां पर चुनाव हुआ वहां पर सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश थी, लेकिन 40 सीटें हमारा सर्वे दिखा रहा। बिल्कुल, वक्त बहुत कम है इस डिबेट के खत्म होने में, इसलिए दो खास मेहमान आरएलडी से हमारे साथ मौजूद हैं साहब, और रुचिवीरा जी जो कि खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है, वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं। दोनों से एक प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। अनिल दुबे साहब, 4 सीटें दिख रही हैं अन्य की, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से एग्जिट पोल में, क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी अभी शहजाद पूनावाला जी बात कर रहे थे कि जो है समाजवादी पार्टी ने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बात की। पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर के मतदान हुआ। किसानों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी की, समाजवादी पार्टी ने भी की। 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने और 2012 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने किसानों के साथ छल किया और किसानों ने अपने मुद्दे पर वहां वोट देने का काम किया है। ठीक है साहब। प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में एक बयान रही, एक लहर रही, और मैं एग्जिट पोल को पे जो आया है कुछ लोगों से बात करके जो निष्कर्ष निकाला उस पर हम क्या टिप्पणी करें। ठीक है, रुचिवीरा जी आपको रोक रहे हैं। दुबे साहब आपको रोक रहे हैं, बहुत कम है। दुबे साहब ने मतदान किया है और आपका कहना है कि आपको उम्मीदों से ज्यादा वहां पर मिलेगा, ये आंकड़े गलत है। रुचिवीरा जी, महज 12 सीटें दिख रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जिनमें हम 68 सीटें गिन रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बताना चाहती हूँ, जो अभी 4 अन्य सीटों की बात चल रही थी राष्ट्रीय लोकदल की, मैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी से और गारंटी से ये बात कहना चाहती हूँ कि कम से कम मेरे जनपद में कोई भी सीट अन्य को मिलने वाली नहीं है। या लोकदल अगर खुश हो रहा हो ये आंकड़ा देख के कि भाई हमारी सीट यहाँ इन जिलों में आने वाली है, तो कोई सीट पे फाइट में भी राष्ट्रीय लोकदल नहीं है। ये मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से आप अपनी सीटें देखो, आप अपनी सीटें देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें देखिए। आप राष्ट्रीय लोकदल के लिए चिंता मत करिए, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सीटें लेके आ रहा। जी शहजाद पूनावाला, आखिर में एक ही चीज, जयंत जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है व्यक्तिगत। मेरी व्यक्तिगत राय ये थी कि आरएलडी के साथ गठबंधन होना चाहिए था, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पर कोई बात नहीं है। मुझे लगता है जयंत जी सेक्युलर आदमी है और उनको भी समझना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह की सबसे ज्यादा उपेक्षा किस पार्टी ने की है, किसने उनके घर से सामान को बाहर निकाला, ये सारी चीजें उन्होंने भी देखी है। ठीक है, और हमारी काफी बार चर्चा इस पे हुई है। बिल्कुल। आप जयकांत मिश्रा साहब, आपका फाइनल कमेंट, वक्त कम है, संक्षेप में। देखिए, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि सरकार चाहे किसकी बने, अभी तो बहुजन समाज पार्टी का कोई बयान नहीं आया, जैसा कि अखिलेश यादव ने बोला है कि उनका अभी कोई बयान नहीं आया है कि वो किसके साथ जाएंगी, बीजेपी के साथ जाएंगी, अखिलेश के साथ जाएंगी। लेकिन सारी लड़ाई 2019 की हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये इलेक्शन तय करेगा कि भविष्य निर्धारित होगा। अभी भी कांग्रेस का भूत भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को सता रहा है। चलिए ठीक है, ये आपका कहना है साहब, और विजय जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले जय सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप संक्षेप में? देहरादून से जय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में तो लगभग हम की स्थिति है, हाँ, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति तो है ही है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी अगर आपके इसको सर्वे को देखा जाए तो, और उनको निर्दलियों को और बाकी बसपा के, यहाँ भी हालात आपके सर्वे के हिसाब से भी त्रिशंकु की स्थिति है। ये अभी तक जो प्रचार, अच्छा पंजाब में आपको मालूम है, पंजाब में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, तो वहां तो बहुत ही बुरी स्थिति है, ठीक तो दूर की बात सर। इसका मोदी जी का तूफान आ गया, मोदी जी की लहर आ गई, वो नजर नहीं आ रही है। चलिए, लहर और तूफान कहीं नजर नहीं आ रहा साहब, न एग्जिट पोल में हमारे और ना ही हमारे तमाम पैनलिस्ट की जुबान पर। फाइनल कमेंट के लिए विजय उपाध्याय साहब के पास चलेंगे। विजय जी, क्या इशारा करते हैं
उत्तर प्रदेश में लग रहा है साफ मैंडेट मिलेगा या वही सब होगा, गठबंधन की एक और गठबंधन हो सकता है, क्या कहना है संक्षेप में विजय जी? देखिए रोहित जी, अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी तो गठबंधन की पहल अखिलेश यादव जी ने पहले ही कर दी है जी। चुनाव के परिणाम आए इसके पहले उन्होंने एग्जिट पोल देख के ही कर दी है। लेकिन अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है या मोदी मैजिक या मोदी लहर की बात होती है और बीजेपी मैजिक फिगर 202 को क्रॉस करती है तो शायद वो एक सरकार उनकी बन सकती है। लेकिन अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिलता या किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना का संकेत अखिलेश यादव ने दिया है और समाजवादी पार्टी और बसपा अगर एक साथ आती हैं तो बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति के लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल विजय जी, हमारे लखनऊ में कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो हम तमाम सियासी पार्टियों से कहेंगे, नेताओं से कहिए कि मुस्कुराइए, महज 2 दिन बाकी हैं, चंद घंटे बाकी है, तब तक मुस्कुराइए, दिल खोल कर हंसिए। और फिर भी अभी तक 300 के दावे कर सकते हैं अभी तक, जब तक नतीजे नहीं आ जाते। दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, विजय जी आपका शुक्रिया, और जयकांत मिश्रा साहब आपका भी शुक्रिया, रुचिवीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद पूनावाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग मुस्कुराइए क्योंकि उत्तर प्रदेश का नतीजा आने वाला है और नतीजा सचमुच ऐसा होगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जब कुछ देती है तो दिल खोलकर देती है, लेकिन जब जनता बड़े सोच समझकर कुछ देती है तो कई बार जनता कंजूसी भी बरतती है। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।